बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? सब ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप लोग बताएं कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? ओके स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर भी हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया है इन्फ्लेमेशन का, रिमेनिंग जो ऑब्जेक्टिव्स रह गए हैं उसको हम मीट आउट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अगर कल के लेक्चर में किसी को कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों ने बुक्स ले ली हैं तो साथ साथ बुक्स से इसको रीड करें। जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे बुक से वहाँ पे डिटेल्स आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है जी। पीपीटीज में तो शॉर्टकट्स ही होते हैं, शॉर्ट मटेरियल दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपकी जब आप रीडिंग करते हैं बुक से, तो फिर आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। चलिए जी, अगर हम रिव्यू करें, हमने कंटेंट्स कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था इसका इन्फ्लामेशन का। उसके बाद हमने इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन और कॉजेज़ डिस्कस किए थे। देन साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, जिसमें हमने 5 कार्डिनल साइंस जो हैं वो डिस्कस किए थे। टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें एक्यूट, क्रॉनिक और ग्रेनुलोमेटस थी, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो हमने कुछ डिस्कस किए थे। तो रिमेनिंग कंटेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्पसेस आपको मैंने बताए थे इन्फ्लेमेशन क्यों ज़रूरी है। तो दो मेन पर्पसेस थे। एक तो इसने जो भी टिश्यू डैमेज हुआ है उसको जो है उसको उसके कॉजेज़ को एलिमिनेट करना है। दूसरा, उसके जो इंजर्ड और डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करना है। बुक्स का नेम जो है वो मैंने आपको टेक्स्ट किया था, आप लोग वो वाली बुक ले लें। फोर्थ पैथोफिजियोलॉजी है, आपने वो रेफ़र करनी है। ठीक है जी, वो बेस्ट बुक है जिस पे काफ़ी अच्छी डिटेल्स हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। आप लाइब्रेरी से जो है कंसल्ट करें, मिस सदफ से या मिस आयशा से, तो वो आप लोगों को हेल्प आउट कर देंगे। अगर उनके पास कोई सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हुई तो वो आप लोगों को सेंड कर देंगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। चलें, इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन हमने देखी थी। इसमें हमने ये लर्न किया था कि कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स है। ठीक है जी, कि ज़्यादातर जो वेस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यूज़ हैं उनमें होगा, और वो उसके रिस्पॉन्स में फिर लोकल जो रिस्पॉन्स शो करेंगे उसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन है। डिफरेंट कॉजेज़ हमने डिस्कस किए थे इसके। साइंस, ये साइंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 कार्डिनल साइंस ये आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए और आप लोगों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। रूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर और फंक्शनल एसो। लेकिन आपको जो है ब्रिटिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में आप लोगों को ज़्यादा जो है आने चाहिए, जिसमें फिर आप रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन जो है वो बता सकते हैं। क्लासिफिकेशन में एक्यूट एंड क्रॉनिक डिस्कस किया था। क्यूट जो है हमने ये डिस्कस किया था कि फ्यू मिनट से लेके फ्यू डेज तक होती है। ठीक है जी, और ये हेल्दी रिस्पॉन्स शो होता है, और ये विद इन डेज जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। उसमें कुछ चेंजेस डिस्कस किए थे, जिसमें वेस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स हमने डिस्कस किए थे कि वेसल लेवल पे वेसल्स में क्या क्या होगा, और फिर सेल लेवल पे सेलुलर इवेंट्स में कौन कौन से आएंगे, वो सारे फिर हमने देखे थे। हीमोडायनेमिक्स चेंजेस और चेंजेस इन वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ये वेस्कुलर इवेंट्स थे। हीमोडायनेमिक्स इवेंट डिस्कस किया था हमने। ठीक है जी। ये जो है फ्लो चार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि हीमोडायनेमिक इवेंट्स किस तरह से होंगे और क्या सीक्वेंस होंगे और उसका क्या फॉलो होगा प्रोसेस।
वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स, आप लोग टाइम से ऑनलाइन हुआ करें ताकि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर होता है उसकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है। अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिया होता तो उसकी भी रिवीजन हो जाए। ठीक है जी। हीमोडायनेमिक इवेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि वेजो डायलेशन ऑफ आर्टरियूल्स एंड डिपेंडेंट माइक्रोवेस्कुलेचर। इसमें ये होगा, सबसे पहले उनकी वेजो डायलेशन होगी, फिर ब्लड फ्लो वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा जिसको हमने नाम दिया था कि हाइपरीमिया होगा। फिर जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो सारे सेल्स वगैरह वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह हो जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद चेंजेस इन कैपिलरी परमिएबिलिटी होगा, मेम्ब्रेनियस चेंजेस आते हैं। और उसके बाद जो है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे और उसके बाद जो है वो जो सेल्स ने आउट जो है मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, बैरियर को क्रॉस करके वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में चले जाते हैं और वहाँ पे फिर वो जो एक्सुडेट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी। चले जी, नेक्स्ट है जी सेलुलर फेस में हमने इन्फ्लेमेशन का जो डिस्कस किया था उसमें हमने एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और फेगोसाइटोसिस डिस्कस किया था। एक्सुडेशन में क्या था कि माइग्रेशन होती है ल्यूकोसाइट्स की टू द पॉइंट ऑफ इंजरी। ठीक है जी, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे इंजरी है, वहाँ पे उसकी माइग्रेशन होगी और नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा फेगोसाइटोसिस हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से इसके स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होंगे, कैसे कैसे उसने सेल जो है जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं उन्होंने इंजर्ड सेल्स को या इन्फेक्शियस जो सेल हैं उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, फिर उनकी अटैचमेंट होगी, वहाँ पे इंगल्फमेंट स्टेज आएगी। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें इसमें हमने देखी थी। ये कुछ पाथवे हमने डिस्कस किए थे कि जिसमें नॉर्मल में किस तरह से फ्लो करेंगे और अब नॉर्मल है तो उसमें सेल्स की जो है वो किस तरह से मार्जिनेशन होगी और नंबर किस तरह से इंक्रीज होगा वहाँ पे, और फिर बाद में उनकी पेवमेंटिंग कैसे होगी। रोलिंग एंड अडहियन, फिर उन्होंने एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स ने किस तरह से रोल करना है, किस तरह से उनके साथ अटैच करना है, अडहियन बनानी है। फिर वहाँ से इमिग्रेशन यानी कि उसने वेसल से आउट किस तरह जाना है, यानी कि ब्लड वेसल से उसने बाहर किस तरह मूव करना है और इंटरस्टिशियल स्पीसीज में वो कहाँ पे जाएंगे और जहाँ पे उन्होंने जाके कलेक्ट होना है। कीमोटैक्सिस हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स ने क्या करना होता है, बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करके जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज होते हैं, इंटरस्टिशियल जो स्पेसिस होती हैं वहाँ पे कलेक्ट होना होता है, वहाँ पे मूव करना होता है। जब तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाते इस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। और कीमोटैक्सिस में कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको हम कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जो कि सेल्स को मूव करने में हेल्प आउट करते हैं, तो उसको हम कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जिसमें कीमोकाइंस हैं यानी कि ल्यूकोट्रीन्स, प्लेटलेट और साइटोकाइंस वगैरह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये शॉर्ट शॉर्ट जो मैं आपको नेम बताती हूँ ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ही एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। फेगोसाइटोसिस हमने डिस्कस किया था कि जिसमें उसने सॉलिड जो पार्टिकुलेट होते हैं, जो मैसी फॉर्म में जो होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, उनको जो मैक्रोफेजेस या माइक्रोफेजेस जो सेल हैं जिनको हम फेगोसाइट्स कहते हैं, तो वो उनको किस तरह से उस पर अटैक करेंगे, फिर उसको किस तरह से इनगल्फ करेंगे और उसको किल करेंगे। ये सारा प्रोसेस है, इसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। रिकॉग्निशन होगी और अटैचमेंट स्टेज है, फिर इंगल्फमेंट स्टेज है, देन सिक्रीशन स्टेज और लास्ट पे डाइजेशन और डिग्रेडेशन स्टेज है। ये हमने कल डिस्कस किए थे। ठीक है जी। कुछ केमिकल मीडिएटर्स डिस्कस किए थे हमने कि कौन कौन से सेल ड्राइव्ड हैं और कौन से प्लाज्मा ड्राइव्ड हैं, और उसके नेम हमने जैसे मैस सेल, बेजोफिल, प्लेटलेट्स वगैरह देखे थे और मीडिएटर उनके क्या हैं और उनका मेन एक्शन क्या है। ये जो चार्ट है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। इन्फ्लेमेटरी सेल्स डिस्कस किए थे, एक्यूट में कौन कौन से जो है इन्वॉल्व होंगे और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे और क्या इनका रिस्पॉन्स है, जिसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। इसमें जस्ट जो अजीनोफिल्स हैं वो जस्ट एलर्जिक रिस्पॉन्स में होते हैं, ज़्यादातर एलर्जी स्टेट में होते हैं।
और मैस्ट सेल जो हैं वो आईजीई एंटीबॉडीज़ उसके एज अ रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, लेकिन मेन जो है मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोफिन, न्यूट्रोफिल जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमने देखा था कि किस तरह से एब्सेस फॉर्मेशन होती है, फिर उसमें हमने देखे थे कुछ इसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स डिस्कस कर लिए थे इन्फ्लेमेशन के। फीवर है, लिकोसाइटोसिस, लिम्फेडेनाइटिस और शॉक की कंडीशन आती है। फिर रेजोल्यूशन किस तरह से होनी है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कॉन्सिक्वेंसेस, फेट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन के क्या उसके किस तरह से वो उसको लीड करेगी, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये 4 हमने डिस्कस किए थे। या तो प्रॉपरली वो रिजॉल्व हो जाएगा, रेजोल्यूशन उसकी हो जाएगी, ठीक है जी, वो विद इन डेज, फ्यू डेज जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी बॉडी फंक्शन, या हीलिंग बाय स्कैरिंग होगी, स्कैर बन जाएगा, ठीक है जी, स्कार वगैरह बन सकते हैं। फिर प्रोग्रेशन टू सुपरेशन हो सकती है, ज़्यादातर हो सकता है उसमें, और फिर प्रोग्रेशन टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रॉपरली ट्रीटेबल नहीं है, वो डील नहीं होती, तो फिर वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को लीड करेगी। चलें जी, आज हम कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है इसमें हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है जी। एक ओवरव्यू भी हो गया है, जिन स्टूडेंट्स ने कल लेक्चर नहीं लिया था उनके लिए भी ईजी टू अंडरस्टैंड है। थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को, अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर लीजिएगा। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर हम डिस्कस करें तो कुछ इस तरह से है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन अकर एट द सेम टाइम, ठीक है जी। एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, इसमें एक तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी हो रही है और साथ साथ इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो रही है, ठीक है जी। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने देखा था कि उसमें जस्ट इन्फ्लेमेशन हो रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, साथ में टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सेल डिस्ट्रक्शन हो रही है, दोनों प्रोसेस जो है ना एक साथ चलेंगे, ठीक है जी। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है उसको फॉलो करेगी अगर वो ट्रीट नहीं हुई, प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं हुई और ज़्यादा अरसे तक चल रही है, तो वो क्रॉनिक में चेंज हो जाएगी। इसके अलावा रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसके रिकरेंट अटैक्स हो सकते हैं, बार बार इन्फ्लेमेशन हो रही, कोई एलर्जी को उसको रिएक्शन हो रहे हैं किसी पेशेंट को, उसको बार बार इन्फ्लेमेशन हुई है हो रही है, तो वो जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को लीड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्टिंग दिनों जो है वो शुरू से ही वो क्रॉनिक में कोई ऐसी कंडीशन, कोई डिजीज़ हो रही है जो कि स्टार्टिंग में ही क्रॉनिक को लीड कर रही है। कुछ जर्नल फीचर्स हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के, तो इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन। इस सेल इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कलेक्शन होना, यानी कि जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स होंगे उन जो है वो एक ही जगह पे नंबर उनका जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो कलेक्ट होना शुरू होते जाएंगे किसी एरिया में। इंजर्ड जो एरिया है, जो इंजरी जो पार्ट होगा बॉडी का, वहाँ पे वो कलेक्शन उसकी हो जाएगी और वो सेल इंजरी जो है वहाँ पे उसकी जगह में एक मैस सा बना देंगे, जिसमें फेगोसाइट्स आ सकते हैं, सर्कुलेटरी मोनोसाइट्स आ सकते हैं, मैक्रोफेजेस एंड जॉइंट सेल्स। जॉइंट सेल्स में बहुत ज़्यादा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें जो है वो आ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस, वहाँ पे अब टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी हो रही है और नेक्रोसिस भी हो रही है। अगर आप ये सेकंड पिक्चर देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि स्किन की जो है वो ब्लैकिश और इस तरह से ब्राउनिश सी पिक्चर नज़र आ रही है। ये एक्चुअली सेल डिस्ट्रक्शन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन को और गैंग्रेनियस जो इन्फ्लेमेशन है उसको शो कर रही है, ठीक है जी। इसको हम नेक्रोजिंग भी कह सकते हैं या नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा प्रोलिफरेटरी चेंजेस होंगे जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट जो हैं उनमें होंगे, और उसकी वजह से जो कि जहाँ क्योंकि नेक्रोसिस हो रही है यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस में आ सकते हैं। टाइप्स हैं कुछ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की, तो अगर हम उसकी टाइप्स देखें तो टाइप्स में सबसे पहले है जी क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, और सेकंड पे है जी क्रॉनिक स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, ठीक है जी। अगर नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन है तो इसके अगर आप डेफिनेशन डिस्कस करें, डिफरेंट इरिटेंट्स प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस of the same non-specific microscopic picture of chronic inflammation. For example, chronic non-specific cholecystitis.
ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा कि डिफरेंट किस्म के इरिटेंट्स होंगे, जो नॉन स्पेसिफिक होगी उसमें क्या होना है, डिफरेंट किस्म के इरिटेंट्स आएँगे, लेकिन जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी जब हम माइक्रोस्कोपिक पिक्चर लेंगे तो वो सेम होगी। ठीक है जी, उनका जो इन्फ्लेमेशन प जो रिएक्शन होगा, इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन होगा, जो रिस्पॉन्स होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है जी, लेकिन अब क्रोनिक स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन होगी, नेम से ही है कि स्पेसिफिक, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट इरिटेंट और ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, प्रोड्यूसिंग द कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर कॉल्ड ग्रैनुलोमा। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा कि डिफरेंट किस्म के जो इरिटेंट्स आएंगे या इन्फेक्शन एजेंट आएंगे, वो क्या करेंगे, जो भी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगी यहाँ पे वो डिफरेंट किस्म की करेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक किस्म की जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी, तो ग्रैनुलोमा जो है, ग्रैनुलोमा में बहुत ज़्यादा मैसी सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह, और दूसरे जो हैं लिम्फोसाइट्स वगैरह जो हैं वो एक एरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब कलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे एक मैस सा प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये ग्रैनुलोमा है। ठीक है जी, उसके किसी भी डिजीज़ के रिस्पॉन्स में अगर मैक्रोफेजेस ज़्यादा तादाद में किसी एरिया में जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे और वो मैस की शक्ल में वहाँ पे आ जाएंगे, उसको हम ग्रैनुलोमा कहते हैं, जो कि ज़्यादातर ट्यूबरक्लोसिस की फेस में होता है, या लेप्रोसी है एक और कंडीशन, उसमें भी होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो कंसीडर की जाती है बैड। ठीक है जी, ये एक कंपैरिजन है, ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए कि अक्यूट वर्सेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। हमने पूरे लेक्चर में इन्फ्लेमेशन डिस्कस किया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अक्यूट इन्फ्लेमेशन, यही डिस्कस करते हैं, लेकिन ये एक समराइज सा टेबल है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है जी, एक्यूट के जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो पैथोजेंस हैं, इरिटेंट्स, और किसी भी किस्म का डैमेज है, कट शट लग गया, ठीक है जी, कोई इंजरी होगी वो हो सकता है। लेकिन क्रॉनिक persistent acute inflammation due to non-degradable pathogens, persistent foreign bodies और autoimmune reaction इसमें आ सकते हैं। ठीक है जी, इस क्रोनिक जो है हमेशा अक्यूट को लीड करेगी। अक्यूट जो है उसमें जो है ज़्यादा देर तक रहती है, अक्यूट बार-बार होती है तो वो उसको क्रोनिक की तरफ लेके जाएगी। और इसके अलावा परसिस्टेंट फॉरेन बॉडीज़ हैं या फिर ऑटोइम्यून रिएक्शंस हैं जिनमें बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें भी क्रोनिक हो सकती है। मेजर सेल जो हैं अगर हम डिस्कस करें तो अक्यूट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, एज़िनोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वो आ सकते हैं। लेकिन इसमें जो हैं साथ में मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी साथ साथ हो रही है, टिश्यू नेक्रोसिस हो रही है, इसलिए इसमें प्लाज्मा सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन जो है वो इन्हेंस हो गया है। एक्यूट में ऑनसेट ऑन जो है वो इमीडिएट है, लेकिन क्रॉनिक में डिलेड है, स्लोली स्लोली होगी। ड्यूरेशन अगर आप इसकी असेस करें तो एक्यूट की फ्यू डेज़ की है, लेकिन क्रॉनिक जो है वो अप टू मैनी मंथ्स और ईयर्स तक चलती है। आउटकम अगर हम इसके देखें तो एक्यूट में रेजोल्यूशन है वो रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉपर्ली, या फिर एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है उसमें, या फिर वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को लीड करेगी। लेकिन क्रॉनिक जो है उसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगी, साथ में फाइब्रोसिस यानी कि नेक्रोसिस वगैरह हो सकती है। ठीक है जी, क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके, ठीक है जी, ये वाला लेक्चर यहाँ तक भी फिनिश है। हम फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं अभी 5 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो अगर किसी को क्वेरी है तो आप लोग जो है ऑनलाइन ही रहें, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इन्फ्लामेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क।
जी स्टूडेंट्स, स्लैम्स पे स्लाइड्स अवेलेबल हैं, आप लोग लॉगिन करें और आप लोगों को वहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड्स वगैरह। जी जी बिल्कुल, आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है ट्रॉमा एंड सेलुलर इंजरी जो है अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। शुबाना, आप लॉगिन जो है करवाएं, आप एडमिन से बात करें और अपने लॉगिन वहाँ पे करें। अगर कोई आप लोगों का ग्रुप है तो वो मुझे उसमें ऐड कर ले, मैं आपको फिल वक्त वहाँ पे सेंड कर देती हूँ जब तक आप लोगों के लॉगिन का इशू है। ठीक है, पीपीटीज आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रॉमा एंड सेलुलर इंजरी है, और इससे ही हम जो है आज डिस्कशन में कंटिन्यू लेके आएंगे और साथ में इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे कुछ इस तरह से हैं। अरूज फातिमा, स्लैम पे लॉगिन करना है आपने। ठीक है जी, और स्लैम्स का लॉगिन जो है वो आप लगाएं, ऑन करें उसको, तो उसमें आपके जो जितने भी हमारे लेक्चर हो रहे हैं सारी पीपीटीज वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपको लॉगिन में इशू आ रहा है तो फिर आप मुझे किसी कोई ग्रुप बना लें, पैथोफिजियोलॉजी का सेपरेट ग्रुप, जिसमें हम जो है मैं जो है या आप जो हैं हम अपना जो है पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर लें या उसके लेक्चर्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूं, क्योंकि ऑनलाइन जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं उसमें हम शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ईमेल जनरेट कर लें जिसमें सब बच्चों को एक्सेस हो, ताकि या फिर मैं आपको ईमेल कर सकती हूँ, ईमेल कर दूंगी आपको स्लाइड्स। ठीक है जी, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से हैं। डिफाइन सेल इंजरी। ठीक है, हम सेल इंजरी को डिफाइन करेंगे कि सेल इंजरी क्या है, किस तरह से सेल इंजरी होती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल इंजरी, इसको सारा स्टेप बाय स्टेप जो है हमने ये एक्सप्लेन करना है। पैथोफिजियोलॉजी को आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर लें कि इट्स अ लाइक अ स्टोरी। ठीक है, टेलिंग अ स्टोरी। आप जब किसी को स्टोरी सुनाते हैं तो आप जो है वो उसके स्टार्ट में क्या हुआ, दरमियान में क्या हुआ, एंड पे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरह एक सीक्वेंस वाइज जो है ना आप किसी को स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी भी लाइक अ स्टोरी। इसमें आपने किसी भी चीज़ को या किसी चीज़ को डिफाइन करना है या किसी का प्रोसेस बताना है तो सीक्वेंस वाइज बताना है। ठीक है जी, अगर आप एक भी स्टेप भूल गए हैं तो आपको प्रॉपर वो उसका वो समझ नहीं आएगी, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हम प्रोसेस ऑफ सेल इंजरी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी, कौन कौन सी इसकी टाइप से हैं, रिवर्सिबल कैसी होती है और व्हाट इज़ इरिवर्सिबल। देन डिफाइन या डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। ठीक है जी, मैकेनिज्म हम इसमें जिसमें जिस तरह हमने मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन डिस्कस किया, इस तरह हम मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी भी डिस्कस करेंगे। फिर है जी डिस्कस सेल डेथ। सेल डेथ क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, एंड टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है जी, मैकेनिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अपोप्टोसिस। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हम इसमें अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि नेक्रोसिस क्या होती है, नेक्रोसिस किस तरह से लीड करेगी, कौन कौन से स्टेप इसको फॉलो करेंगे और क्या क्या इसमें आ सकता है। ठीक है जी, सबसे पहले है जी सेलुलर अडेप्टेशन। व्हाट इज़ cellular adaptation? Cells are the structural and functional units of the tissues and organs. ठीक है जी, आपने ये एनाटमी में भी डिस्कस किया होगा। ठीक है जी, एएनपी में भी, कि व्हाट इज सेल। ये एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। दे आर कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन in response to various physiological and pathological conditions. This capability is called cellular adaptation.
अडेप्ट का मतलब होता है कि अपने आप को एडजस्ट करना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह की जब सिचुएशन आती है तो आप एज अ ह्यूमन किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी जो सेल होते हैं वो भी अडेप्ट करते हैं। कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है या पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है तो उसके रिस्पॉन्स में सेल्स ने किस तरह से जो है फंक्शन परफॉर्म करना है या अडेप्ट करना है, उसको हम कहते हैं कि ये सेलुलर अडेप्टेशन है। ठीक है जी। सेलुलर अडेप्टेशन में आप डिफरेंट किस्म के प्रोसेस आएंगे, डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ है कि क्या होगा तो सेल क्या करेगा, किस क्या क्या कर सकता है सेल। डिफरेंट फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन में सेल जो है वो अपने आप को किस तरह से मॉडिफाई करेगा, या आप ये कह सकते हैं। ठीक है जी। उसमें सबसे पहले है जी एट्रोफी। एट्रोफी मीन श्रिंकेज ऑफ सेल्स, सिकुड़ना, सेल का सिकुड़ना, सेल का शॉर्ट हो जाना, सूख जाना या कम हो जाना साइज़ में, उसको हम कहते हैं एट्रोफी। ये टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। फिर है जी हाइपरट्रॉफी। हाइपर का मतलब है इंक्रीज होना। ठीक है जी। इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स विच रिजल्ट्स इन इनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन। अब इसमें कहते हैं कि किसी का लिवर इनलार्ज हो गया है, किसी की स्प्लीन इनलार्ज हो गई है, तो उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि लिवर हाइपरट्रॉफी हो गई है या स्प्लीन हाइपरट्रॉफी हो गई है। ठीक है जी। ये भी कोई पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया है या कोई फिजियोलॉजिकल, ज़्यादातर जो सेल्स में जो जितने भी चेंजेस आते हैं वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आते हैं। ठीक है जी। तो उसमें हम कहते हैं कि हाइपरट्रॉफी हो गई है, सेल्स का साइज इंक्रीज हो गया है। इस तरह हाइपरप्लेजिया है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यू। अब प्लेजिया का मतलब है कि उसकी तादाद, ठीक है जी, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होगा किसी भी ऑर्गन में या टिश्यू में। जिस तरह कैंसरस सेल्स होते हैं उसमें जो है नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा होते जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मेटाप्लेजिया है, इसका मतलब है जी ट्रांसफॉर्मेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ वन अडल्ट सेल टाइप विन एन अदर। मेटाप्लेजिया में है एक तरह के सेल्स हैं वो जो है वो किसी दूसरी तरह के सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं या उसकी उससे रिप्लेस हो गए हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये मेटाप्लेजिया है। और ये भी मेटास्टेटिक जो कैंसर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कॉमन होता है, जिसमें सेल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कैंसरस सेल जो हैं वो नॉर्मल सेल्स की जगह ले लेते हैं, तो इसलिए वो फिर मेटास्टाइज करते जाते हैं। इनलार्ज जो है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसकी वजह से भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल प्रोसेस में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो हार्ट के मसल्स हैं, अगर हार्ट में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, हार्ट का जो मसल्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे, वो इनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है जी। ताकि उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो वो उसको कंपनसेट करें। ठीक है जी। उसमें भी हाइपरट्रॉफी हो सकती है, लेकिन पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स में भी हो सकते हैं और कुछ कुछ हद तक ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक रहे तो फिर वो पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स में आ सकता है। क्लियर है ये टर्मिनोलॉजी सबको? चलें जी। नेक्स्ट है जी ट्रॉमा। ट्रॉमा इज़ एन इंजरी। वट इज़ ट्रॉमा? ठीक है जी। ठीक है जी। ट्रॉमा इज़ एन इंजरी सच एज अ वुंड टू लिविंग टिश्यू कॉज्ड बाय एन एक्सटेंसिंग एजेंट। ठीक है जी। किसी भी तरह की जो इंजरी होगी, कोई वुंड हो गया तो लिविंग टिश्यू को किसी भी एक्सटेंसिव एक्सटर्नल फैक्टर है उससे होगा, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रॉमा है। जी सारा मोरिस, आप इसको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में हाइपरप्लेजिया कह सकते हैं। ठीक है जी। और ट्रॉमा इज़ इंजरी और डैमेज कॉज्ड बाय फिजिकल हार्म फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है जी। ट्रॉमा तभी होगा जब वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से होगा, किसी भी एक्सट्रिंसिक एजेंट, बाहर वाले एजेंट से होगा। टिश्यू इंजरिंग होगी जब भी होगी उसको हम कहते हैं कि ये ट्रॉमा है। अब ट्रॉमा भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है जी। किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी को कट शट लग गया, किसी का ब्लंट हो गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी को कोई भी सोर्स हो सकता है जो कि ट्रॉमा को लीड कर सकता है। सेल इंजरी अब क्या है? इफ द सेल्स फेल टू अडेप्ट अंडर स्ट्रेस, they undergo certain changes called cell injury. The affected cells may recover from the injury reversible or may die irreversible. हमने सेलुलर अडेप्टेशन पढ़ी कि सेल जो हैं वो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर जब आते हैं तो वो अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन को। और सेलुलर अडेप्टेशन में हमने चार टर्मिनोलॉजी पढ़ी। एट्रोफी हो सकती है सेल की,
हाइपरट्रॉफी हो सकती है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है या फिर मेटाप्लेजिया हो सकता है। लेकिन क्योंकि इन फोर टर्मिनोलॉजी इन फोर्स प्रोसेस के थ्रू ही सेल जो है वो अडेप्ट करता है। लेकिन जब सेल जो है सेल की ये चारों प्रोसेस जो है जब फेल हो जाएंगे और सेल जो है वो प्रॉपर अडेप्ट नहीं कर पाएगा और अंडर स्ट्रेस होगा, तो फिर क्या होगा, वो लीड करेगा सेल इंजरी को। ठीक है जी। जो सेल इंजरी जो है वो रिकवर भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी है। और जो इरिवर्सिबल होगी उसको हम कहते हैं कि जो ये जो है जो रिकवर नहीं कर पाती उसको हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल है और उसमें सेल जो है वो सेल डाई कर सकते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है? व्हाट इज रिवर्सिबल? इट डिनोट्स पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड व्हेन द स्टिमुलस इज रिमूव्ड और इफ द कॉज ऑफ इंजरी इज माइल्ड। ठीक है जी। अगर किसी भी सेल इंजरी का जो कॉज है वो माइल्ड है, ठीक है जी, वो सीवियर नहीं है, माइल्ड है, थोड़े अरसे के लिए सेल इंजरी हुई है और उसका स्टिमुलस है, जैसे ही उसको रिमूव हम करते हैं तो वो क्या होता है, रिवर्स हो जाएगा, वो बैकअप की तरफ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कार्डिक जो है हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी के बारे में बताई है। हार्ट मसल जो है, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम किसी पेशेंट का ज़्यादा होता है तो उसका जो है वो हार्ट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, उसके जैसे उसके मसल्स पे इफेक्ट होगा, वो भी इनलार्ज होते हैं। लेकिन जैसे ही उसका ब्लड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ आएगा तो हार्ट मसल्स भी अपनी जगह पे दोबारा वापस आ जाते हैं। ठीक है जी। अगर वो माइल्ड है तो वापस आ जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल सेल इंजरी है। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा कि ऐसे पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, डोनेट करेगा ऐसे पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट आर परमानेंट एंड कॉज सेल डेथ, जो कि परमानेंट होंगे और सेल डेथ करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन जो है, ब्रेन में बहुत अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं जाती, इस्कीमिया होता है, तो वहाँ पे स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है। ठीक है जी। वहाँ पे जो जितना भी पार्ट जो इन्वॉल्व होगा वो सेल्स में इस्कीमिक हो जाएगा और वहाँ पे स्ट्रोक हो सकता है, तो वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। जो कोमाटोज पेशेंट होते हैं ज़्यादातर उनमें जो सेल जो हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, उनकी डेथ हो चुकी होती है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहे होते, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। इसी तरह अगर किसी की विजन चली जाती है, वो भी रेटिना जो सेल्स हैं वो भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी को लीड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो विजन प्रॉपर जो है उसका जो है वो लॉस हो जाएगा। अब मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी क्या है? There are several pathological mechanisms through which cell injury can take place. ठीक है जी। One or more than one of the following biochemical reaction may be involved. बहुत सारे pathological mechanism हैं जो कि cell injury में involve हो सकते हैं और बहुत सारे ये जो steps हैं ये सारे इसमें involve होंगे। For example, impaired cell membrane function, या तो उसका जो cell membrane का function है cells का वो impaired हो जाएगा। आप लोगों ने सेल जब डिस्कस किया होगा, सेल जब डिटेल में पढ़ा होगा, तो हमने देखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक मेन फंक्शन जो है सेल के की लाइफ में उसका बहुत रोल है। ठीक है जी। अगर उसका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ही इम्पेयर्ड हो गया है, उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो गई है या उसका ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से सेल इंजरी को वो लीड कर सकता है। दूसरा, डिक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। अब सेल के अंदर जो है एनर्जी प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, उसको उसकी ग्रो के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए या उसको लाइव रहने के लिए जो प्रॉपर एनर्जी रिक्वायर है, एटीपीज जो रिक्वायर हैं वो जनरेट नहीं हो रहे, तो वो भी सेल इंजरी को लीड करेगा। तीसरा है जी जेनेटिक ऑल्ट्रेशन। अब कुछ लोगों की जीन्स ऐसी होती हैं कि कुछ अरसे तक उनके सेल्स ठीक रहेंगे, बाद में वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी प्राउन होते हैं कि वो सेल इंजरी को लीड करेंगे। देन है जी मेटाबॉलिकल डिअरेंजमेंट हो सकती हैं। ठीक है जी। पीएच इसमें जो है वो बहुत इफेक्ट कर सकती है। कुछ एरियाज़ में हमने देखा होगा कि नॉर्मली यूरन की पीएच इतनी है, जेनिटल एरियाज की इतनी है, ठीक है जी, हमारी रेस्पिरेशन में, और बहुत सारे हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट जो हैं या इम्बेलेंसेस हैं वो ज़्यादातर पीएच की डीअरेंजमेंट की वजह से होते हैं। तो अगर पीएच किसी एरिया की डिस्टर्ब हो गई है, स्टमक की पीएच डिस्टर्ब हो गई है या किसी और एरिया की हो गई, तो वहाँ पे जो है वो सेल डीजनरेशन होगी। ठीक है जी। सेल इंजरी को वो लीड करेगा। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं सेल इंजरी के? सबसे पहले हाइपोक्सिया हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है उसकी ड्रॉप कर सकती है, सेल या टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही,
तो वो इस्कीमिया को लीड करेगा और उसकी वजह से सेल नेक्रोसिस फिर बाद में स्टार्ट हो जाएगी और सेल इंजरी जो है इस तरह से होती है। कुछ फिज़िकल एजेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इरिटेंट्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा केमिकल एजेंट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं वो सेल्स पे लगे हैं जैसे ही वो इंटरनल केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका लेवल HCl का लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो अल्सर्स वगैरह कॉज़ कर देता है, पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ जो है वो भी हो सकती है उसमें। इसके अलावा कुछ और केमिकल्स हैं अगर रिलीज़ हों बॉडी में, अलॉट ऑफ केमिकल जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं बॉडी में, अगर वो ज़्यादा या कम हुए तो वो जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन जो एजेंट्स हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स वगैरह ये सारे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जिसमें ऑटोइम्यून रिएक्शंस भी आ सकते हैं या एलर्जिक रिएक्शंस भी आ सकते हैं जो कि इम्यूनिटी को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे, वो इस पे आज इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो भी सेल इंजरी को लीड करेंगे। इसके अलावा जीन्स जो हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, कुछ बच्चों में कंजेनिटली डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ में बाद में लीड करते हैं, कुछ में ओल्ड एज में जाके ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, कुछ अडल्ट एज में। इनके डिफरेंट किस्म की जीन्स हो सकती हैं जो कि फैमिली टू फैमिली रन करती हैं, तो वो वाली जीन्स भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ज़्यादातर जिन लोगों में जीन्स का इशू होता है वो कैंसर सेल्स को लीड करते हैं। कैंसर है जो आपने अगर देखा होगा तो कैंसर जो है वो फैमिली हिस्ट्री में होता है। जिन लोगों को कैंसर होता है उनके नाना नानी, दादा दादी या किसी क्लोज रिलेटिव्स को कैंसर पहले से हो चुका होता है, तो ये भी फैमिली टू फैमिली रन करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं अगर किसी की डाइट अच्छी नहीं है। डाइट जो है वो बर्थ से लेकर होल लाइफ तक जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं तो उससे ट्रीटेबल होती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस अगर होंगे तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी डेफिशिएंसी होगी तो वो सेल इंजरी को लीड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डाइट जो है वो भी एक रोल प्ले करती है। अब हाइपोक्सिया अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो क्या है, लेक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू, ठीक है जी, किसी भी रीज़न की वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना हम कहते हैं कि ये हाइपोक्सिया है। ठीक है जी। इस्कीमिया होगा ड्यू टू आर्टरियल ऑक्लूजन, ठीक है जी। इसके अलावा अनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड सेकेंडरी टू पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है जी। अब ये जो है सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है ऑक्सीजन की ब्लड में ड्यू टू पल्मोनरी डिजीज़, किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, किसी को लंग डिजीज़ है, किसी को किसी निमोनिया हो गया है या किसी को एटिलेक्टेसिस हो गया, किसी भी कोई भी टाइप की जो है पल्मोनरी डिजीज़ अगर होगी, क्रॉप डिजीज़ है या ठीक है जी, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स जो है वो लीड कर सकती हैं। कैंसर जो है वो एक्चुअली जीन्स में जब जो सेल्स होते हैं जीन्स में जब अब नॉर्मलिटी आती है तो ज़्यादातर क्या होता है कि नॉर्मल सेल जो हैं, नॉर्मल सेल की जगह कैंसर सेल जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि कैंसर होना शुरू हो जाता है। कैंसर का कोई जो मेन कोई रीज़न जो है वो कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया नहीं है। ये हमारा जो सेल्स है, सेल का जो जेनेटिक मेकअप है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी, और ये फैमिली टू फैमिली रन करता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की तो चांसेस हैं कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है या उसको जो है उसमें भी कैंसर हो सकता है। क्लियर है शबाना असगर? ठीक है जी। हम हाइपोक्सिया डिस्कस कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट है जी लॉस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एज इन अनीमिया। ठीक है जी, अब अनीमिया जैसे अनीमिया हो गया है तो उसमें क्या होगा कि ब्लड जो है उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो प्रॉपर नहीं है, आयरन प्रॉपर नहीं मिल रहा ब्लड में और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है उसमें उसका लॉस हो रहा है, तो वो भी इसको हाइपोक्सिया को लीड कर सकता है। इसके अलावा डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन एज अकर इन हाइपोटेंशन, शॉक एंड कार्डिक फेलियर। अब टिश्यू परफ्यूजन जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो कि हाइपोटेंशन है जिसमें लो ब्लड प्रेशर होगा, शॉक हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा कार्डिक फेलियर जो है ये डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हैं जो कि हाइपोक्सिया को लीड कर सकती हैं। अब हाइपोक्सिया अगर आप देखें तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है मेन, और वो उसके बेशुमार रीज़न हैं जो कि अनीमिया की वजह से भी हो सकता है, उसमें लंग्स डिसऑर्डर्स भी आ सकती हैं, उसमें हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो हाइपोक्सिया जो है ना एक मेन सोर्स है जो कि लीड करेगा सेल इंजरी को। क्लियर है यहाँ तक सबको?
चलिए नेक्स्ट हम जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। This-
चलिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप जो है जितना पढ़ा दिया आप इस पे फोकस करें और इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।